हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में दोस्तों आज हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे कि कौन से डायनास्टी यानी वंश के बाद कौन सा वंश का शासन दिल्ली में आया, और एंड में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके आपको लाइन बाय लाइन वंश का नाम बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत तक कैसे पहुँचे उससे पहले मैं कुछ घटना में बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, तब अरब और ईरान के कुछ लोग ने आक्रमण किया था। उनमें से सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, फिर मोहम्मद गजनवी आया। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया। इस मोहम्मद गौरी के उत्तर भारत में अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, और मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह ईरान वापस चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था। उससे पहले यह एक स्टोरी थी कि कैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत तक पहुँचे। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ दिल्ली सल्तनत में किसका सबसे पहले शासन बना। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर लोधी वंश, फिर सूरी वंश और अंत में मुग़ल वंश आया। हम लोग सभी इम्पोर्टेंट जो किंग है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन पर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी लाहौर को बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। इन्हें दानवीर के कारण लकबख्शी भी कहा जाता है, और इसने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाया था, और कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रजिया सुल्ताना दिल्ली की गद्दी संभाली। आप ये याद रखिएगा कि रजिया सुल्ताना पहला मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्ताना ने अपने शासनकाल में केरा प्रणाली अपनाया था, मीन्स पर्दा न करना। रजिया सुल्ताना के बाद आया बलबन। बलबन ने एकता प्रणाली को ख़त्म कर दिया था जो इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग किया था, और बलबन को प्रताड़ित राजा भी कहा जाता है। बलबन के दरबार में ही फारसी कवि अमीर खुसरो रहा करते थे। बलबन के बाद अंतिम राजा शमसुद्दीन केमर था, जिसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। अब हम बढ़ते खिलजी वंश की तरफ। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चला। फिरोज खिलजी अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया, जिसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर खुद दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स रेट स्टार्टिंग किया था, और सबसे ज़्यादा टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वसूला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ चीज़ों का निर्माण कराया था, जैसे अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमशेद खां मस्जिद और हजार खम्बा महल का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी अगला शासक बना। मुबारक खिलजी को खलीफा के नाम से भी जाना जाता था, और अंत में खिलजी वंश का राजा खुसरो खां था। दोस्तों, ये खिलजी वंश का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन आया। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक शासन किया, और तुगलक वंश का स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इनका सेनापति का नाम जूना खां था। यही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार मंगोलों को विफल किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट तुगलक वंश का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का सिक्का चलाया था, इसलिए इसे इतिहास में पागल राजा की उपाधि भी दी जाती है। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक राजा बना। फिरोज तुगलक ने सारे टैक्स बंद कर दिया और सिर्फ सिंचाई कर वसूला था। दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगान
की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक के बाद लास्ट तुगलक राजा मोहम्मद तुगलक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन आया। सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। सैयद वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना होगा कि सैयद वंश की स्थापना खिज़र खान ने किया था और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अब हम लोधी वंश का बात करते हैं। तो लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। लोधी वंश 1451 से 1426 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और बहलोल लोधी ने कुछ चांदी के सिक्के चलाया जिन्हें बहलोल सिक्का कहा गया। इसके बाद आए थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1504 में ही आगरा की स्थापना किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में कराया था। फिर आया था इब्राहिम लोधी। ये इब्राहिम लोधी वंश के अंतिम शासक था। इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना किया था। मुगल वंश ने 1526 से 1857 तक शासन किया और बाबर ने ही सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं दिल्ली का शासक बना, लेकिन कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और सूरी डिनास्टी यानी सूरी वंश का स्थापना किया और एक बार फिर दिल्ली पर एक नया झंडा लहराने लगा। शेर शाह सूरी ने अपने सिविल और मिलिट्री में काफ़ी बदलाव लाया और अभी हमारा जो करेंसी है रुपया, ये सबसे पहले शेर शाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। शेर शाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण कराया था। शेर शाह सूरी 5 साल शासन चलाने के बाद एक्सीडेंटली एक गन पाउडर एक्सप्लोड में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और इसी का फ़ायदा उठाकर मुग़ल शासक हुमायूं ने काबुल से आकर दिल्ली पर हमला कर दिया और फिर से एक बार मुग़ल का झंडा दिल्ली सल्तनत पर लहराने लगा। इसके बाद लगभग 250 साल मुग़लों का किसी ने चुनौती नहीं दिया और ये लगभग 250 साल शासन किए, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शासक थे। इन सभी शासकों में से अकबर सबसे अलग राजा था। अकबर ने पूरे राजपूतों को अभी एक तरह कर लिया था और सभी को मिलाकर एक अलायंस बनाया था। सभी को उनका हक दिया था। अकबर ने एक इस्टेब्लिश एम्पायर खड़ा करके उसे 50 साल तक चलाया था। इसके बाद मुग़ल सुल्तान शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ऐसे तो ज़्यादातर महलों, इमारतों और मस्जिद तथा कलाकृतियों का निर्माण मुग़ल काल में ही हुआ था और जब औरंगजेब के शासनकाल आया तो उसे सिख और मराठा रिविलियंस का सामना करना पड़ा। मुग़ल शासक के वक्त भी बाहरी शासक का लूटना बंद नहीं हुआ। इनमें से नादिर शाह अब्दाली और अहमद शाह दुर्रानी प्रमुख था। इनके लूट के वजह से और मराठा सिख के सामना करने के वजह से औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक कमज़ोर हो गया। सन 1800 के बाद मुग़ल सिर्फ नाम के ही बच गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कैपिटल बनाकर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ सभी वंश का समाप्ति हो गया और मिडिवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि सभी वंश को लाइन बाय लाइन कैसे याद करें। तो इसके लिए ये लाइन आपको याद करना होगा। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल से बन जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएंगे खिलजी वंश, तुम से हो जाएंगे तुगलक वंश, शायद से हो जाएंगे सैयद वंश, लोगी से हो जाएंगे लोधी वंश और मुग़ल वंश तो सभी को याद ही है। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन बैंक कैसे काम करते हैं, बैंक को किस इंटरेस्ट पर आरबीआई से पैसे मिलता है या आरबीआई को किस इंटरेस्ट पर वो बैंक देते हैं पैसे, और ये सब रेट कैसे डिसाइड होता है और आरबीआई कैसे महंगाई को घटाता है या बढ़ाता है। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में किसी को पैसे की ज़रूरत होता है तो वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या एसबीआई हो या यूको बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो। लेकिन इन सभी बैंकों को जो पैसा की घटता है या पैसा की ज़रूरत होता है तो वो आरबीआई से पैसा लेता है। इसलिए हमारा बैंक ये कॉमर्शियल बैंक है
और सभी बैंकों का बैंक RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी कॉमर्शियल बैंक का जो मेन इनकम होता है वो इंटरेस्ट के जरिए होता है, यानी ब्याज के जरिए होता है। लेकिन बैंक कभी भी पब्लिक के पैसे को मनी मार्केट या शेयर मार्केट में नहीं लगा सकता है, ये RBI के रूल्स के अगेंस्ट है। सभी कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देकर वह इंटरेस्ट के जरिए प्रॉफिट करते हैं। लेकिन जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा की ज़रूरत होता है तो वो RBI से लोन लेते हैं, तो RBI इसके बदले वह इंटरेस्ट लेता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। सभी बैंक से RBI जितना % रेपो रेट लेता है तो बैंक उससे ज़्यादा % इंटरेस्ट पर पब्लिक को पैसा देता है, इसे बेस रेट कहते हैं। बैंक जितना लोन देगा बैंक को उतना प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट के जरिए, लेकिन ज़्यादा लोन देने से मार्केट में कैश मनी बढ़ जाता है। इस कैश मनी को लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी बढ़ जाने से पैसे का वैल्यू कम हो जाता है और गुड्स या सामान का रेट बढ़ जाता है। इस तरह मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ने से जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको लोन ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिलने लगता है, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिससे पब्लिक लोन लेना कम कर देता है। लोन लेने कम करने की वजह से मार्केट में कैश कम हो जाता है। कैश लिक्विडिटी कम होने की वजह से ही महंगाई घट जाती है। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए पब्लिक के पास कैश ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, वह ज़्यादा खरीदेंगे। ज़्यादा खरीदने की वजह से गुड्स या प्राइस का महंगाई बढ़ जाएगा, इसके वजह से महंगाई बढ़ जाता है। इसके ठीक उल्टा या अपोजिट, जब पब्लिक के पास कैश कम होगा तो उसका डिमांड भी कम होगा। डिमांड कम होने की वजह से गुड्स का प्राइस कम हो जाता है, इससे मार्केट में प्राइस की कमी आती है, महंगाई घट जाता है। RBI इसी रेपो रेट के ज़रिए महंगाई को घटाता है या बढ़ाता है। RBI सभी कॉमर्शियल बैंक को डिफरेंट रेट पर वह लोन देता है। अगर वह एक दिन के लिए किसी बैंक को अगर लोन देता है तो उसके बदले वह MSF लेता है। MSF मतलब मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। अगर 2 से 14 दिन के लिए अगर किसी बैंक को लोन देता है तो उसके बदले वो रेपो रेट लेता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी बैंक को लोन देता है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट लेता है उनको कहते हैं बैंक रेट। ये जितने भी रेट है ये हमेशा बढ़ते या घटते रहते हैं। अब हम समझते हैं पब्लिक को कितने टाइप्स के इंटरेस्ट पर लोन मिलता है। तो इसका 2 टाइप्स होता है। पहला PLR मतलब प्राइमरी लैंडिंग रेट। प्राइमरी लैंडिंग रेट के जरिए बैंक पब्लिक को लोन देता है। और सेकंड जो होता है बेस रेट के जरिए पब्लिक को लोन देता है बैंक। जब बैंक RBI के पास पैसे जमा करता है तो RBI उस बैंक को इंटरेस्ट देता है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बैंक RBI के पास पैसे जमा करता है तो उसके बदले RBI उसको भी इंटरेस्ट देता है। और RBI किसी कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसके बदले भी वो इंटरेस्ट लेता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। और ये जो रेपो रेट है ये हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि RBI बैंक को लोन देने से कैसे रोकता है या उसको कंट्रोल कैसे करता है। क्योंकि बैंक मैक्सिमम लोन देगा तो मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, तो इसको रोकने के लिए RBI पहला रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है तो पब्लिक लोन कम लेते हैं। सेकंड कि सभी बैंक जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनका 3% वह अपने पास सिक्योरिटी मनी जमा कर लेता है, इसे CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और थर्ड जो रोकने के लिए करता है तो RBI क्या करता है 90% 19% सभी बैंक का पैसा उसी के बैंक में रिजर्व करने के लिए कहता है। और वो बैंक जो पैसा रिजर्व करता है वो उसको खर्च नहीं कर सकते हैं, इसे SLR कहते हैं। तो इस तरह इंडियन बैंकिंग सिस्टम रेगुलेट होते हैं और RBI गवर्नमेंट के बोलने पर रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है। इसके ज़रिए प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आशा करता हूं कि आपको ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है GST। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया गवर्नमेंट अपना मेन इनकम करता है टैक्स के ज़रिए और रेगुलेट करता है पूरा इंडिया को। और इंडिया गवर्नमेंट 2 तरह का टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डायरेक्ट टैक्स पर्सन डायरेक्ट पे करता है गवर्नमेंट को। जैसे कि इनकम जिसका अगर 5 लाख से ऊपर होता है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि एग्जांपल, तो इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं
बाई या सेल करते हैं तो उसमें हम लोग इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स देते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कैपिटल टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग समझते हैं जीएसटी। जीएसटी मेनली 4 तरह के होते हैं, CGST, SGST, IGST, UGST। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। SGST का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और UGST का मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब CGST जो है वो सभी जीएसटी में इंक्लूडेड होता है। आप या स्टेट में व्यापार कीजिए या यूनियन टेरिटरी में या IGST कहीं भी कीजिए, CGST सभी में लगेगा। जैसे एग्जांपल हम स्टेट जीएसटी समझते हैं सबसे पहले। तो अगर जैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ही अगर उसका प्रोडक्शन होता है कोई भी गुड्स का, तो वहाँ पे सेल भी यहीं वेस्ट बंगाल में ही होता है, तो हम SGST देंगे और साथ ही साथ CGST साथ में उसको देंगे, तो दोनों GST लगेगा। पहले ये कन्फ्यूज़न था कि चारों GST देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि SGST सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है कोई गुड्स का और सेल भी स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है तो SGST और CGST देना पड़ेगा। उसी तरह यूनियन टेरिटरी अगर कोई इलाका जैसे दिल्ली हुआ या पौंडुचेरी हुआ, अगर वहाँ पे ही प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं पे सेल हो रहा है तो ये होगा CGST तो एक देना पड़ेगा, साथ में उसको UTGST देना पड़ेगा। IGST समझते हैं। IGST का मतलब होता है इंक्लूडेड GST। ठीक है, इंक्लूडेड GST मतलब अगर कोई प्रोडक्शन हुआ राजस्थान में और वो सेल हुआ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो ये जो GST लगेगी ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो देखेगा कहाँ पे ये सेल हुआ है। जैसे बंगाल में उसका सेलिंग हुआ है तो वो 50% मतलब हाफ GST जो इनकम है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को दे देगा। IGST में जहाँ पे सेल होता है उसको दे दिया जाता है। इसके बाद जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये 2 बिल है, यहाँ 2 गुड्स है, यहाँ पे टोटल 18% GST लगा हुआ है, जिसमें देखिए SGST 9% और CGST 9%, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। और यहाँ पे IGST का एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 18% GST लगा, यहाँ पे कहीं भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या UTGST नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट IGST यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये IGST का जैसे एग्जांपल है एक बिल के तौर पर। और GST में स्टार्टिंग होता है 0% से, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% में जो नेसेसरी गुड्स है, खाने पीने वाला सामान है, तो उसको 0% में रखा गया है जिसके ज़रिए इंसान जी सके, रह सके। और 5% में आता है आपका 5% में शुगर, टी, छोटे गुड्स हुए वो तो 5% में आते हैं। उसी तरह 5% उसे लग्जरी, उससे ज़्यादा लग्जरी 28%, 18% उससे ज़्यादा लग्जरी और उससे भी ज़्यादा लग्जरी 28% में आता है। और जो सिर्फ पेट्रोल, डीजल और जो अल्कोहल है, शराब वगैरह, ये सब GST से बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें GST लगाने से उतना इनकम नहीं होगा, इसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। GST में टोटल GST जो काउंसिल होते हैं उसमें टोटल 33 मेंबर होते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर होता है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल का होता है, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है। एक स्टेट यूनियन मिनिस्टर होता है, मतलब वाइस फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। तो अभी जैसे अनुराग ठाकुर है सेंट्रल गवर्नमेंट, और 28 स्टेट है इंडिया का, तो ये 28 स्टेट के सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं। 3 यूनियन टेरिटरी के मेंबर। एग्जाम्पल के तौर पर ये दिल्ली हुआ, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी में अपना इसका लेजिस्लेचर है, जिसके वजह से यहाँ के 3 मेंबर आते हैं। टोटल 33 मेंबर होते हैं GST काउंसिल के। और GST से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले GST स्टार्ट फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो मॉडल है वो कनाडा का GST मॉडल फॉलो करता है। उसके बाद ये इंडिया में जो GST लाया गया वो कैलकट समिति या कमेटी के ज़रिए लाया गया था। अगर GST पे नहीं किया जाए तो उसको 5 साल का जेल होता है। और उसके बाद इंडिया में GST जब लाया गया तो प्रेसिडेंट 8 सितंबर
2016 को वो साइन किए थे। और जैसा सबको मालूम कि 1 जुलाई 2017 को पूरा देश में जीएसटी लागू हो गया था। और आईजीएसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 269 पार्ट ए में ये इंक्लूडेड किया गया है। और जो जीएसटी काउंसिल है उसको 279 ए में इंक्लूडेड किया गया है। जीएसटी एवरी महीने 20 दिन में इसको आपको रिटर्न फाइल जमा करना पड़ता है और टैक्स भी पे करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई स्टडी। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कभी पार्ट दिया रहता है और नाम पूछ लेता है, या कभी नाम देता है तो पार्ट पूछ लेता है। पहले मैं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद एक फनी ट्रिक के माध्यम से या उसके हेल्प से हम लोग इसको इजी तरीके से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से पार्ट में क्या दिया हुआ है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 ये जो 7 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय इसको रिपेल कर दिया गया था, हटा दिया गया था। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 10 शेड्यूल ट्राइब, पार्ट 11 सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सूट्स, पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स, पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 14 है ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 19 मिसलेनियस, पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन एंड 22 शॉर्ट टाइटल। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ट्रिक्स के हेल्प से कैसे इसको याद कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सेंटेंस पढ़ूंगा और उससे आपको को रिलेट करना है। हमारा सेंटेंस ये है, यहाँ से ये और ये और ये। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, मीट श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्टी, स्वीट टू ईट, सो ऑन ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। हमारा सेंटेंस था यू कैन फ्लाई डायरेक्टली। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो जाएगा। कैन में सी आता है, सी से सिटीजनशिप, फ्लाई में एफ से फंडामेंटल राइट हो जाएगा। डायरेक्टली में डी आता है, डी से DPSP हो जाएगा। और फ्रॉम में एफ आता है, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से यूनियन, एस से स्टेट, और 7 जो था उसको तो रिपेल कर दिया गया था। यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, मीट में एम आता है, एम से म्यूनिसिपैलिटी, शाम में एस आता है, एस से शेड्यूल ट्राइब, और राम में आर आता है, आर से सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन। फ्रूट में एफ आता है, एफ से फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड सीड्स, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट में एस आता है, एस से सर्विस अंडर यूनियन स्टेट हो जाएगा। और टू में टी आता है, टी से ट्रिब्यूनल्स, ईट में ई आता है, ई से इलेक्शन, सो एस से सो हो जाएगा, एस से स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट हो जाएगा। ऑन से ओ होता है, ओ से ऑन होता है, इससे ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो जाएगा। ई से इमरजेंसी प्रोविज़न, एम मैगी में भी आता है, एम मिसलेनियस में भी आता है। एस, ए से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एस जो है अमेंडमेंट जो है ये कीवर्ड है, ये आपको याद रखना होगा। टी से टेस्टी, टी से टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, और स्नैक में एस से होता है, एस से शॉर्ट टाइटल भी हो जाता है। बस ये सिंपल सेंटेंस आपको याद करना होगा। इसे 1-2 बार लर्न कर सकते हैं और इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट को रिलेट हो जाएगा। तो कैसा था ये ट्रिक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 ये इंडियन पार्लियामेंट को मेंशन करता है। आर्टिकल 79 को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ संसद यानी कि पार्लियामेंट, 100 से बन जाएगा 7, 10 से बन जाएगा 10, लेकिन 710 तो हमारा आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए 10 को काट कर हम लोग 9 लिख देंगे यानी कि 79। तो बस यही आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट को मेंशन करता है। उसके बाद पार्लियामेंट के उच्च सदन राज्यसभा, ये आर्टिकल 80 हो जाएगा और 81 हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। प्रेसिडेंट व ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ये नाम 1954 में दिया गया था। ये ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लोकसभा के मेंबर पीपल के ज़रिए इलेक्ट होकर आते हैं और इनका टेन्यूर 5 ईयर का होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसे लोकसभा का मेंबर ही चुनते हैं। लोकसभा के मेंबरशिप पाने के लिए 2 एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। पहला कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, दूसरा उसका मिनिमम एज 25 ईयर हो। अब चलिए लोकसभा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य 552 हो सकते हैं। प्रेजेंट में 545 मेंबर है। 545 में से 2 मेंबर एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं, इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। और 543 मेंबर ये पीपल के ज़रिए इलेक्ट होकर आते हैं। 543 में से 530 ये स्टेट पीपल के ज़रिए इलेक्ट होते हैं और 13 मेंबर यूनियन टेरिटरी के ज़रिए इलेक्ट होते हैं। जो लोकसभा का पहला स्पीकर थे वह JB मावलंकर थे और प्रेजेंट में लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है। लोकसभा के बाद हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। राज्यसभा के मेंबर वो स्टेट लेजिस्लेचर के ज़रिए इलेक्ट होते हैं। राज्यसभा के एवरी 1/3 मेंबर 2 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 ईयर का होता है यानी कि 6 सालों का होता है। राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट के जरिए प्रेसाइडिंग किया जाता है। राज्यसभा के मेंबरशिप पाने के लिए 2 एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि पहला वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और दूसरा उसका मिनिमम एज 30 ईयर हो। अब मैं आपको राज्यसभा का स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं। प्रेजेंट में राज्यसभा का मेंबर 245 है। 245 में से 12 मेंबर प्रेसिडेंट के ज़रिए इलेक्ट होकर आते हैं। ये 12 मेंबर आर्ट्स, साइंस, सोशल वेलफेयर से जुड़े होते हैं और 233 मेंबर यह स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं। 233 में से 229 यह स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आते हैं और 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर आते हैं। राज्यसभा का जो पहला चेयरमैन थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रेजेंट में राज्यसभा का चेयरमैन वेंकैया नायडू जी है। अब हम पार्लियामेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट में 3 तरह का सेशन होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। एक साल में कम से कम 2 सेशन कंपलसरी है और 2 सेशन के बीच 6 महीना का अंतर हो सकता है। पार्लियामेंट को जो प्रेसाइडिंग करता है ज्वाइंट सेशन का, तो वह स्पीकर होता है और मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रेजेंट होते हैं। कोई बिल मनी बिल है या नहीं यह स्पीकर डिसाइड करते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन होते हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वह राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यह लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। आपने 0 आवर के बारे में सुना होगा। 0 आवर उसे कहते हैं जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो उस कार्यकाल के दौरान जो बीच का गैप होता है उसे 0 आवर कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो कि अपने प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में कभी भी पार्लियामेंट के सेशन में भाग नहीं लिया था? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।